सो है दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था। जो भी हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़े थे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर हम स्ट्रक्चर को ही देख लें, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ना आपको सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद ही आप समझ सकते हो कि ये अगर हम बात करें अपवाह तंत्र की तो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पे ऊपर मैं आपको हिमालय में बताया था कि ये हमारे पास हिमालय पर्वत है, हिमालय रेंज है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आए थे तो ये हमारे पास कुछ मैदानी इलाका था। यहाँ पे अगर हम इस साइड में चले गए तो ये आप देख सकते हो कि ये मरुस्थल है। उसके बाद नीचे अगर आए तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, और ये बगल में जो भी एरिया है इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, राइट, ये कोस्टल एरिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखे थे अंडमान निकोबार, और ये यहाँ पे लक्षद्वीप था। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा है। अगर आपने नहीं उस वीडियो को देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो बेसिकली आज अगर हमें पढ़ना है, राइट, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे हिमालय है, और अगर यहाँ से हिमालय से अगर कोई नदियाँ बहती है, राइट, नदियाँ कहाँ से आ सकती है? नदियों को अगर बहना है, नदियों को अगर निकलना है तो या तो वो हिमालय से निकल सकती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होते हैं और वो बर्फ़ पिघल कर नीचे आता है, या तो प्रायद्वीपीय हो सकती है क्योंकि यहाँ प्रायद्वीपीय पठार जो है इसमें भी पर्वत मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी आगे के चैप्टर में, तो वहाँ पर भी आप पर्वत देखेंगे। और एक्चुअली मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि जो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं जो भी नदियाँ होती हैं, जैसे कृष्णा नदी, महानदी, इस बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं, अगर हम अपवाह की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हो सकती है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली हो सकती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकल सकती है। तो अगर हम हिमालय की बात करें बेसिकली, तो आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे हिमालय की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे हिमालय की ही केवल बात करते हैं तो हिमालय में मैंने आपको 4 रेंज बताया था, जिसमें पहले को हम ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक देखे थे। और अगर यहाँ से अगर कोई नदी हमारे पास बहती है, राइट, यहाँ से कोई नदी बहती है, तो सपोज ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास हिमालय है और यहाँ से कोई नदी बहती है, तो क्योंकि ये हिमालय अगर पर्वत इस तरीके से हम देखा जाए और पर्वत से डायरेक्ट अगर नीचे नदी बहती है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो स्पीड होगा कितना ज़्यादा होगा। अगर डायरेक्ट मैं किसी नदी को गिराता हूँ डायरेक्ट में ऐसे, तो वो स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते जाएगा तो आगे ये समतल इलाका आने लगेगा, तो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी कम हो जाएगी। मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वो पर्वत वाले एरिया से जैसे ही निकलता है तो इसकी स्पीड जो भी है वो एकदम हाई होगा, राइट, हम बोल सकते हैं कि स्पीड हाई होगा। लेकिन वैसे ही उसके बाद जैसे ही समतल एरिया में आएगा, मैदानी एरिया में आएगा, तो वो वहाँ पे उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हो, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, और इसमें हम बहुत सारे अपवाह द्रोणी सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। अब ये अपवाह द्रोणी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिमालय से सपोज कोई नदी हमारे पास निकल रही है, तो केवल नदियाँ एक ही नदी तो निकलेगी नहीं, क्योंकि अगर एक बड़ी नदी सपोज गंगा और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात कर ले, जो कि हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियों में 2 एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे सपोज मान लें कि ये गंगा नदी है, और केवल हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि केवल गंगा नदी आ रही है, क्योंकि यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरीज होगी, ये यहाँ पे कुछ इसकी सहायक नदियाँ होंगी, राइट। जब यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ होंगी और ये आप देख सकते हो एक जाल की तरह बन जाती है, और इसी को बोलते हैं अपवाह द्रोणी। और अगर हम अमेजन नदी की बात करें, अमेजन नदी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में अमेजन नदी देखने को मिलता है आपको, जो कि पेरू से होके हुए निकलती है, पेरू के बाद बोलीविया में जाती है, उसके बाद आपका यहाँ पे ब्राज़ील में होते हुए जाती है। वो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब मैं विश्व का आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे हम देखेंगे कि ये अमेजोन नदी कौन कौन से देश से होकर निकलती है, पेरू कहाँ पे है। आप देख सकते हो कि पेरू जो है वो, अगर हम अमेजोन नदी की बात करें तो पेरू से निकलती है, हल्का बोलीविया टच करती है, और ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। और अगर हम अमेजन नदी की बात करें तो अगर हम वॉल्यूम के एरिया से बात करते हैं, एरिया वाइज अगर बात करते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अगर वहीं पर हम लंबाई के हिसाब से बात करते हैं तो नाइल नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि अपवाह द्रोणी क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया कि जिस नदी के सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी, वो वहाँ से अपवाह द्रोणी बन जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि धारा अगर ए यहाँ पे दिया है, धारा बी दिया है, तो ये जल विभाजक एक है, यहाँ से कोई नदी, ये मेन नदी जा रही है, और इसको यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने इसके सहायक नदी हैं, ये इस तरीके से हम देखते हैं।
वहीं पे अगर हम भारत में अपवाह तंत्र की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने अपवाह देखा कि क्या होता है अपवाह, अगर कोई नदी निकल रही है और उसके साथ साथ और भी नदियां बहती है तो उसको हम बोलते हैं अपवाह हो रही है, नदियां बह रही है। तो यहाँ पे हमें नदियों की अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो भौगोलिक आकृति अगर हम देखें भारत की, तो उसके आधार पे अगर हम भारत की नदियों को बांटना चाहें तो वो हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हमारे पास हो जाएगा हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हिमालय की नदियाँ कौन कौन से इसमें प्रमुख हो जाएंगी, तो इसमें आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र की नदी हो जाएगी, उसके बाद गंगा नदी हो जाएगी। उसी तरीके से प्रायद्वीपीय नदियाँ भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो वहीं पे ये बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें कि भारत के दो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। अब यहाँ पे एक दूसरे से भिन्न कहने का मतलब है कि जो हिमालय से आएगी नदियाँ, राइट, जो हिमालय से नदियाँ आएगी, अब आपको पता है कि हिमालय ऊंचाई में है, तो ऊंचाई में है तो जैसे ही हम ऊंचाई में जाते हैं तो वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण जब अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ़ बनने लगेगा, और बर्फ़ के कारण यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका रहता है पूरा हिमालय। आई बात समझ में? तो जब यहाँ पे हिमालय है और यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई है, और ये जब बर्फ़ पिघलेगा तो यहाँ से पानी नदी के रूप में निकलेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12 माह तक एकदम पूरा पानी इसमें भरा ही रहता है, कभी सूखने का नाम नहीं लेता। आप एग्जाम्पल ले लो गंगा नदी के, या फिर एग्जाम्पल ले लो आप ब्रह्मपुत्र नदी के, उसी तरीके से आप सिंधु नदी की एग्जाम्पल ले सकते हो। जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती है वो कभी सूखती नहीं है। उसी तरीके से अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो वो नदियां हिमालय से नहीं निकलती, इसलिए वहाँ पे आप देख सकते हो कि गर्मी के दिनों में कुछ कुछ नदियां सूख जाती है। हमें ये ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे कि कभी ये नदी सूख गई या फिर कभी वो नदी सूख गई, तो इस तरीके से गर्मियों में प्रॉब्लम होता है। तो वहीं पर अगर हम आप बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो हिमालय की अधिकतर जो नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ हैं। 12मासी मतलब 12 महीने उसमें पानी रहते हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां आप याद रखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इस नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करता है। अब गार्ज क्या होता है, यहाँ समझने वाली बात हुई कि अभी तक तो हम समझे कि अपवाह द्रोणी क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि ये गार्ज क्या होता है, तो आपको पता है कि हिमालय जो है इस तरीके से हिमालय रहता है। दो इसकी ऊंची चोटी है तो बीच में नीचा भाग भी होता है, राइट। जैसे ये दो को हम ले चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचा भाग है और ये उसका ऊंचा भाग है। अब सपोज यहाँ से कोई नदी आ रही है और ये नदी यहाँ से निकलती है, तो ऐसा कभी होता है कि ये पर्वत है और यहाँ से नदी निकल रही है, मतलब दो पर्वतों के बीच से उसको काटते हुए, पर्वत को काटते हुए आगे बढ़ती है। जैसे सपोज ये अगर पर्वत है, सपोज ये हमारे पास पर्वत है, ये दो पर्वत है, और यहाँ से अगर नदी जाती है, यहाँ से सपोज जाती है, तो ये इसको ऐसे दूर कर देगी या फिर इसको काट के चली जाएगी। यहाँ से जो मिट्टी है, पत्थर है, सबको लेके चले जाएगी। उसी को हम गार्ज बोलते हैं। अगर आप फिगर वाइज देखना चाहो तो ये देख सकते हो, एक पर्वत यहाँ पे हमारे पास, दूसरा पर्वत यहाँ पे, और नीचे से ये जो नदी है वो बह रही है, तो ये हमारे पास गार्ज हो गया। ठीक है, इसी को हम गार्ज बोलते हैं। जब नदियाँ जो पर्वत है उसके बीच में पर्वत को काट के जब बहती है तो उसको हम बोलते हैं गार्ज। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें, हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमालय की नदियाँ होती है, राइट, जो हिमालय की नदियाँ होती है वो 12मासी होती है, उसमें पानी हमेशा रहते हैं, और यहाँ बर्फ़ है, ये पिघलेगा तो पानी और जाते रहेगा। अब आप ये बताओ, अगर यहाँ पे भीड़ है, सपोज 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं और पीछे से और लोग आ रहे हैं, तो आप तो बहुत लंबा लाइन हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे नदियाँ जा रही है और पीछे से और बर्फ पिघल के ये पानी आते रह रहा है, तो ये तो लंबी दूरी तय करेगी। और यही कारण है कि जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो डायरेक्ट पहुंच जाती हैं आपके कहाँ, समुद्र तक। और बाकी अगर प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करते हैं तो वो नहीं पहुंच पाती है, राइट। तो अभी हम केवल अगर हम दोनों की बात करें, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि दो नदियाँ हमारे पास पढ़ना है, दो अपवाह तंत्र पढ़ने, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो अभी मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि हिमालय की नदियाँ में हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम हिमालय की नदियाँ में बेसिकली आएंगे, सिंधु नदी पढ़ेंगे, सतलज नदी पढ़ेंगे, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जितने भी नदियाँ हैं सबको एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले अपना बेस तैयार कर रहे हैं, राइट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि
हिमालय की नदियां हैं वो तो लंबी चली जाती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं तो वो ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाता और वो बीच में ही सूख जाती है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पानी कहीं से नहीं मिल पाता। वो केवल वर्षा के जो भी वर्षा ऋतु में पानी आता है उसके बदौलत वो चलता है आगे, इसलिए वो समुद्र तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। और बहुत रेयर केस ऐसा होता है जो समुद्र तक पहुंच पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गर्मी के दिनों में वो पहले ही समुद्र से पहले ही सूख जाता है। अब यहीं पे गार्ज आपने देख लिया कि ये हमारे पास गार्ज है। जो भी टर्म है जियोग्राफी में अगर आप देखो तो इसको हम गांव में या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ अदर ही बोलते हैं, राइट। लेकिन जो जियोग्राफी का टर्म होता है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, भले आप इंग्लिश में याद रखो या फिर हिंदी में याद रखो, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि जियोग्राफी में आप अगर लोकल लैंग्वेज यूज करते हो तो वहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो भी साइंटिफिक नेम है उसका या फिर जो जियोग्राफिकल नेम है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और बेसिकली हम एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि वो नाम हमें याद होते जाए, राइट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बहुत ही तीव्र गति से और समुद्र तक पहुँच जाती है, तो वो क्या स्टार्टिंग से ही उनकी गति इतनी ही रहती है? अगर हम यहाँ से हिमालय से निकालते हैं तो क्या यहाँ से तो निकल नहीं, वो बहुत पहले से आ रहा होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो हिमालय बहुत बड़ा है और ये ऐसे इसके 4 लेयर मैंने आपको बताया था। सपोज ये तीसरे लेयर से अगर निकलता है तो ये बताओ सबसे पहले अगर इधर आता है पर्वतों में तो उसकी तो स्पीड बहुत स्लो होगी ना पर्वत में, क्योंकि पर्वत को काटते हुए उसको निकलना है, अपना रास्ता बनाते हुए निकलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब नदी का स्रोत रहता है जहाँ से, वो बहुत ही स्लो स्पीड में रहता है। आप देख सकते हो कितनी पतली गली से ये आते हुए बढ़ रहा है, राइट। उसी तरीके से ऊपरी भाग में जो होता है यहाँ पे हिमालय वाले जो ऊपरी भाग में है ये बहुत ही स्लो रहता है। अगर हम मध्य भाग में अगर देखें, मतलब जैसे ये आपका ये मैदानी क्षेत्र में आता है तो थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ता है। और ये आप देख सकते हो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, सपोज कोई सांप अगर आप देखो तो वो अगर सपोज हम ही देख लेते हैं, तो अगर हम नदी को देखें तो अगर वो बहुत स्लो चल रहा है तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अगर स्पीड चल रहा है तो वो जल्दी जल्दी इस तरीके से अपना जो विसर्प है उसको बनाते चलेगा। अभी विसर्प क्या होता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो इस तरीके से बना रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम विसर्प बोलते हैं, राइट। तो जितने ये जल्दी से अपना बनाते जाएगा, जितना भी इसका जल्दी जल्दी ये मुड़ते जाएगा उसको हम विसर्प बोलते हैं, वैसे ही बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि जैसे ही नीचे आते जाता है इसकी जो चौड़ाई होती है नदियों की वो बढ़ जाती है। और इसी तरीके से सपोज आप देख सकते हो कि ये जब इसका विसर्प ज़्यादा बढ़ा और यहाँ से अगर ज़्यादा पानी आने लगा तो क्या ये इतना जल्दी जल्दी मुड़ पाएगा? और जब नहीं मुड़ पाएगा तो ये कहीं कहीं ऐसे चलते जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट जाते जाते ये ऐसे मुड़ते हुए ना ये यहाँ पे डायरेक्ट चले जाए। मतलब अब जो इस तरीके से जाता था अब वो डायरेक्ट यहीं से निकल जाए। मतलब कि ये जब यहाँ से निकल जाएगा, सपोज ये अभी इस तरीके से जाता था, लेकिन अब ये क्या करे, इस तरीके से करते हुए यहाँ से ही डायरेक्ट निकल जाए, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाए, तो ये वाला भाग तो खाली बच गया ना। मतलब ये वाला भाग इसका क्या हो गया, ये वाला भाग इसका खाली हो गया। ये यू आकार का जो यहाँ पे बना है, आपको देख सकते हो डायग्राम में, ये जो यू आकार का है इसे झील बोलते हैं, यही झील बन जाता है और ये बेसिकली गोखुर झील है, राइट। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरीके से आप देख सकते हो सांप की तरह जो टेढ़ा होते हुए चल रहा है उसको हम विसर्प बोलते हैं। और वहीं पे जब वो कट जाता है अपने मार्ग से, वो कट के अलग हो जाता है, वो बीच में मिट्टी आ जाती है, वो अलग ही हो जाता है, वहाँ का जो पानी है वो न्यू नहीं हो पाता है, वो बहुत पहले से जमा पानी हो जाता है, उसको हम झील बोलते हैं, राइट। और जैसे ही निचला भाग में आता है तो ये और स्पीड बढ़ जाता है और यहाँ पे बहुत सारे मोटी इसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। और यहाँ से फिर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर समुद्र है, समुद्र से मिलने से पहले ये अलग अलग दिशा में ये हो जाती है और जब अलग अलग दिशा में जाती है तो ये पे यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, राइट। डेल्टा का निर्माण करती है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने के कारण, स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये जल्दी जल्दी निकल जा रहा है। उसी तरीके से निचले भागों में आएंगे तो स्पीड इसका कम होता है और स्पीड जब कम होगा तो ये धीरे धीरे आराम से इस तरीके से बढ़ेगा और इसी को यहाँ पे हम विसर्प बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि और जब स्पीड कम होगा, जैसे अगर मैदानी एरिया में पूरा आ जाता है तो मैदानी तो पूरा समतल होता है, वहाँ पे जब स्पीड ही नहीं है तो ये ज़्यादा स्पीड ना करते हुए और जब ये देखेगा तो ये कहीं पे ऐसे मुड़ने के बजाय ये डायरेक्ट ऐसे चल जाता है और यहाँ पे ये जो यू आकार का बनता है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा झील है, नया झील का निर्माण हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि भारत में बहुत सारे ऐसे झील हैं और बेसिकली अगर हम बात करें तो आप झील जो
जो हिमालय से निकलती है, जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती है वहाँ पे झीलों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं जो भी नदियाँ, तो वहाँ पे झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक एक झील के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है। अभी क्लास 9th में बहुत ही बेसिक से आपको दिया गया है। आई होप ये चीज़ नदियों का जो अवस्थाएं हैं, कब वो किस तरीके से बढ़ती जाती है, विसर्ग क्या होता है, एक झील कैसे बनता है, आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर हम वही बात करें कि अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, अभी तक तो हमने जो भी बात की वो हिमालय की नदियों की बात की है। अगर हम प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करें तो ये मौसमी है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि मौसम पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से अगर बारिश अच्छा होता है तो वहाँ पे उसमें पानी अच्छा रहता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है या फिर छिछली होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब यहाँ पे केवल बरसात का जो पानी होता है उस पर डिपेंड करता है, और जब कम नदियाँ होती हैं तो ये बहुत ही पतली होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये समुद्र में जाकर मिल भी नहीं पाता, वो पहले ही विलुप्त हो जाता है या फिर सूख जाता है, और जैसे फिर बरसात के दिन आती है तो फिर से उसमें पानी आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो केंद्रीय उच्च भूमि से अगर हम देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको बताया था इस तरीके से है। तो ये यहाँ इस तरीके से अगर यहाँ से निकलता है तो ये बेसिकली समतल रहता है, कहीं भी इसमें पहाड़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता और समतल ही एरिया पूरा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो समतल एरिया वाला है, यहाँ से आपको ज़्यादा स्पीड भी नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए ये पतला होता है। और इसमें अगर हम देखें तो आप बहुत सारी नदियां हैं इसमें, कृष्णा नदी हो गया, महानदी हो गया, राइट, और भी बहुत सारे, गोदावरी नदी है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं पे अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। ये पश्चिमी घाट से क्यों निकलती है, तो आपको पता है कि ये पश्चिमी घाट हल्का ऊंचाई पे है और इसीलिए यहाँ से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से इधर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये रहा बेसिकली अभी हम हिमालय के बारे में, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बेसिक से पढ़ा। अब हम आगे जो आपका है हिमालय की जो जो नदियाँ हैं, जो जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया, आज जो भी कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अगर सही लगता है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिमालय की नदियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।